उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ इस तरीके की प्रथा है कि जब दूल्हा तैयार होकर के घोड़ चढ़ी के लिए घर से निकलता है, पूजा पाठ होती है, उसके बाद फिर कुएं का पूजन होता है। जब कुएं का पूजन होता है, पूरी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तो उसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है, वो कुएं में पैर लटका करके बैठ जाती है और कुछ इस तरीके की एक्टिंग करती है, जैसे कि वो कहती है कि मैं जान देने वाली हूँ। तभी दूल्हा कहता है, बाकी सब महिलाएं ठहाके मार करके हंसने लगती हैं। दूल्हा कहता है कि माँ, ऐसा तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए लाल बहू लेकर के आऊंगा। माँ जैसे ही ये बात सुनती है, तब अपने बेटे को पुचकारती है कि जा, तू मेरे लिए लाल बहू लेकर के आ। कुछ इसी तरीके से ये प्रथा होती है, कुछ इसी तरीके की ये कहानी थी। एक माँ ने अपने बेटे को कुछ इसी तरीके से कहते हुए विदा किया था, जा बेटा, मेरे लिए लाल बहू लेकर के आना। बेटा यहाँ से निकलता है लाल बहू लेने के लिए, लेकिन जब वापस लौट करके आता है, तो उसके साथ 7 लाशें होती हैं। उन 7 लाशों को देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतना भयानक दृश्य, इतनी भयानक खौफनाक मंजर देखने को कैसे मिल सकता है। पता नहीं किसी की लापरवाही थी या फिर नीति का विधान था कि ऐसा ही होने वाला है। जो खुशी घर पर आने वाली थी, वो खुशी घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। और कहानी जब जहां जहां तक ही पहुंचती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर। ये बिजनौर की सच्ची घटना है। हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे 74, इसके बीच में थैमपुर एक जगह लगती है। 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का यह वाक्य है। ग्रेटा कार में सवार 2 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम सुरेर अलवीर होता है और दूसरे का नाम अमन होता है। सुरेर अलवीर और अमन जब अपनी ग्रेटा कार से जा रहे थे, तो किसी सुनसान एक रास्ता होता है, वहां बहुत ज्यादा वाहन हाईवे पर थे ही नहीं। उनके आगे एक रोडवेज बस जा रही थी। उस रोडवेज बस को वो कई बार हॉर्न भी देते हैं, लेकिन वो अब तय रफ्तार पर जा रही थी। इसी बीच में उनको लगता है कि क्यों ना इससे ओवरटेक करके हम इसे आगे निकल जाएं, क्योंकि वो शायद धीरे चल रही थी। इसी बीच में उसने रफ्तार जितनी तेज अपनी जेटा कार की आगे बढ़ाई कि वो समझ नहीं पाता कि आगे कोई वाहन भी आगे चल रहा था। दरअसल आगे एक टेम्पू चल रहा था। उस टेम्पू को चलते हुए टेम्पू को पीछे से गेटा कार ने जो टक्कर मारी है, उसे ओवरटेक करते हुए उस टक्कर का किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। रोडवेज बस के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे, सभी के मुंह से आह की आवाज निकली कि ये क्या हो गया। इसी बीच में क्रेटा कार से जैसे ही वो टेम्पू टकराता है, ट्रक टकराने के बाद लगभग 50 किलोमीटर दूर वो टेम्पू ऐसे ही लुढ़कता हुआ बहुत दूर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर जितने भी मुसाफिर थे, वो सब के सब फंस जाते हैं। जब धमाका बहुत जोर का होता है, जो धमाका होता है, क्रेटा कार भी उस धमाके के चपेट में आ जाती है। क्रेटा कार भी पलट करके दूर गिर जाती है। इसी बीच में जो राहगीर इधर उधर से गुजर रहे थे, जल्दी से वो रुकते हैं और रुकने के बाद देखते हैं सबसे पहले नजर पहुंचती है उस ग्रेटा कार पर। ग्रेटा कार के अंदर बैठे हुए 2 लड़कों की जो नस तब टूट जाती है, देखी जाती है, तो वो घायल अवस्था में होते हैं। तुरंत ही 108 एम्बुलेंस को फोन किया जाता है। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। हाईवे पर जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, वो भी मौके पर पहुंच जाती है। घटनास्थल पर सैकड़ों वाहन कार जमघट लग जाता है। लोग देखने लगते हैं। दरअसल देखते क्या है कि जो टेम्पो होता है, टेम्पो के अंदर दूल्हा बैठा हुआ था, दुल्हन बैठी हुई थी, बाकी लोग बैठे हुए थे। जब सभी के हाथों की नब्ज को देखने की कोशिश की जा रही थी, गिनती की जाती है, उसके अंदर 7 लोग बैठे हुए थे। सातों के सातों ने दम तोड़ दिया था, सातों के साथ मर चुके थे। थोड़ी ही देर में एक घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तैरने लगता है, वायरल होने लगता है, और जहां जहां तक एक घटना की गूंज फैलती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है
अब से 15 साल पहले। यूपी के बिजनौर थामपुर का एक गांव लगता है बेउड़ी, और यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जो कि दिल्ली में रह करके मजदूरी का काम करता है, मेहनत करता है, ठेला चलाता है, दिन भर काम करता है। वो अलग अलग काम करता था। एक दिन इसकी मुलाकात दिल्ली में ही झारखंड प्रदेश के जिला मधेपुरा के गांव फरोहाबाद का एक रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अलीउद्दीन होता है, उससे इसकी मुलाकात हो जाती है। जब धीरे धीरे इनकी मुलाकात होती है खुर्शीद अंसारी की, अलीमुद्दीन की, तो इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसके बाद इनके किसी न किसी फंक्शन में आना जाना ये सब चलता रहता था। इसी बीच में जब वक्त आगे बढ़ता है, तभी खुर्शीद अंसारी ने कहा कि उसके 2 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपने किसी भी बच्चे से तुम्हारे घर में शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए आना जाना चलता रहेगा और ये फिर रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके की इच्छा जाहिर की थी खुर्शीद अंसारी ने अलीमुद्दीन से, जो कि झारखंड प्रदेश के जिला मधेपुरा का जो थाना देवघर लगता है उसी का गांव लगता है करोहाबाद। जब उसे ये इच्छा जाहिर की थी तो साल 2023 में इसका एक बेटा होता है जिसका नाम अमीसर होता है। यह विशाल के लिए कहता है कि अगर तुम्हें कहीं एतराज ना हो तो मैं अपने बेटे की तुम्हारी बेटी यानी कि खुशी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बता सकते हो। जब ये साल 2023 में इस बात की तैयारी हो जाती है और तो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, परिवार के बाकी लोगों के सहमति के बाद इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और बात ये तय होती है तो विशाल कहता है कि मैं बारात लेकर के झारखंड नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे दिल्ली में आना है। अपने बेटी को आप दिल्ली से विदा कर सकते हैं। जब बार बार विशाल ये सब कह रहा था तो बाकी लोग, खासकर उस लड़की के नाना जिसका नाम आलम होता है, वो कहते हैं कि हमारे भी अपना गांव है, हमारे भी अपने लोग हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। हम भी जब दूसरों की बहन बेटियों की शादी में जाते हैं तो फिर वो भी हमारे यहाँ पर आएंगे। अगर बेटी को दिल्ली से विदा किया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्यों ना बारात लेकर के आप सीधा झारखंड आ जाओ। इस बहाने से आप झारखंड भी देख लेंगे और आपको मौका मिल जाएगा देखने का। जब ये वाली बात आती है तो तारीख तय हो जाती है 13 नवंबर 2024 की तारीख। कहते हैं कि इस तारीख को निकाह करेंगे और आप आ जाना, क्योंकि परिवार बहुत ही सामान्य किस्म का था, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। इसलिए इन्होंने तय किया कि हम लोग ज्यादा लोग नहीं आएंगे, बहुत ही मुख्तसर यानी कि बहुत ही चंद लोग जाएंगे। और चंद लोगों में एक दूल्हा होता है जिसका नाम निशात अहमद होता है और उसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। उसके अब्बू जिसका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जो कि 65 साल के आसपास उनकी उम्र होती है। उनके मौसा यानी कि खालू होते हैं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। मौसी यानी कि खाला जिसकी उम्र होगी, नाम रूबीना होता है और उम्र उनकी 35 साल के आसपास होती है। हालांकि ये रहने वाले जो बिजनौर से लेकर के थाना हल्दौर लगता है उसका गांव खारी लगता है, ये मूल निवासी खारी के होते हैं। इसके जो खाला खालू होते हैं वो बाकी ये रहने लगते हैं मुस्तफाबाद में और वहां से ये काम करते हैं, ये भी वहां पर शामिल हो जाते हैं। साथ ही जो फिफेरी बहन थी इनकी मौसी की जो लड़की होती है जिसका नाम रशीदा होता है, उम्र उसकी 10 साल के आसपास होती है। महज ये 5 लोग घर से निकलते हैं उस दुल्हन को लेने के लिए। चंद लोगों को जाना था, उसके बाद फिर वापस आते यहाँ पर दावत खाना था, प्रोग्राम होना था, इनकी रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी। बाकी सब लोगों से कहा जाता है कि आप रिसेप्शन की तैयारी करो और हम बहू लेकर के आते हैं। अब 13 तारीख को निकाह होना, इसीलिए 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर 2024 को अपने गांव जो कि धामपुर के इलाके में लगता है वहां से ये निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद तिवड़ी से सीधा ये मुरादाबाद पहुंचते हैं और मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन से सीधा झारखंड पहुंचते हैं और झारखंड से मधेपुरा में, और वहां पे उनका भव्य स्वागत होता है, धूमधाम से शादी होती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं और जो सब प्रोग्राम था वो पूरा हो जाता है। उसके बाद इनकी जो ट्रेन थी वापसी की वो 14 नवंबर 24 की थी।
ट्रेन जब वहां से चलने की तैयारी करती है तो कई घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। अब ट्रेन जब लेट हो जाती है तो ट्रेन को आना था जो 15 नवंबर 2024 के दोपहर लगभग 12-1 बजे के आसपास को आना था। वो ट्रेन कम से कम 10-12 घंटे लेट हो जाती है। इसीलिए 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो ट्रेन पहुंच जाती है यहाँ मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर। और उस वक्त स्टेशन पर दूल्हा दुल्हन साथ ही दुल्हन के पिता होते हैं, उनकी खाला खालू और साथ ही उसकी बहन भी होती है। कुल मिलाकर के ये अब पहले यहाँ से गए थे 5 लोग, जो वापस लौट करके आते हैं तो 6 होते हैं। लेकिन इन्होंने मुरादाबाद से घर आने के लिए अपनी कोई वाहन, अपनी कोई गाड़ी नहीं करी थी, इसलिए इंतजार करने लगते हैं। कहते हैं कि क्या है इतने दूर के लिए पैसे करेंगे, क्या इतने दूर के लिए कार करी जाएगी, इसलिए कोई ऐसा वाहन ढूंढ लेते हैं। और वाहन ढूंढा गया था टेम्पो। और टेम्पो के लिए लगातार वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो मुनासिब पैसे थे, यानी कि जो कम पैसे लेगा, उस कम पैसे वालों के साथ ये बैठ जाएंगे। और इसके लिए तैयार हो जाता है एक अजब सिंह नाम का व्यक्ति होता है, अजब सिंह, जो कि मुरादाबाद के थाना काट का एक गांव लगता है कासमपुर, वहां का ये रहने वाला होता है। 65 किलोमीटर का दूर होता है वहां उसका गांव, वहां से 65 किलोमीटर के आसपास होता है। फिर वो कहता है कि हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जैसे ही ई रिक्शा हो या फिर टेम्पू हो, ये तो लोकल में घूमने योग्य होते हैं। लेकिन उसे कुछ ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, शायद इसीलिए उसने हाँ कर दी थी। अजय सिंह अपने साथ दूल्हा दुल्हन सहित बाकी टोटल मिला के 7 लोग होते हैं, उस टेम्पू में बैठ जाते हैं। टेम्पू अपनी रफ्तार से, जो कि अपनी रफ्तार जो थी 60 से भी कम शायद उसकी बताई जा रही थी रफ्तार, वो अपने आराम से वो चल रहा था, इत्मीनान से चल रहा था। बातचीत कर रहे थे, बीच बीच में घर से फोन भी आ रहे थे कि आप कहाँ पहुंचे, अभी कितने दूर हो। और जैसे ही अपने गांव के केवड़ी से 9 किलोमीटर पहले वो पहुंचते हैं तो हाईवे एक होता है, नेशनल हाईवे NH74, धामपुर के पास एक हाईवे होता है, वहां का ये वाक्य है। अभी गांव 9 किलोमीटर दूर था। इसी बीच में पीछे से बहुत बेइंतहा तेजी की रफ्तार से, बताया जाता है कि उसकी रफ्तार 150 से ज्यादा शायद ऊपर हो चुकी थी। इसीलिए वो जैसे ही उसने क्रेटा कार ने उस रोडवेज बस को ओवरटेक करते हुए सामने जो टेम्पो था, उस टेम्पो को जोरदार जब टक्कर मारती है तो इतनी भयानक, इतनी खौफनाक टक्कर होती है, किसी ने इसकी कल्पना नहीं करी थी। इस बीच में कुछ बसों में बैठे हुए लोग सो रहे थे तो कुछ लोग जाग रहे थे। और जब उस जोर का धमाका हुआ तो लगभग 50 किलोमीटर दूर तक वो टेम्पो ऐसे ही लुढ़कता हुआ दूर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर जितने भी लोग फंसे हुए थे, जब उन लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, पुलिस को वहां फोन किया जाता है, मौके पर आते हैं। घायल जो क्रेटा के अंदर बैठे हुए थे, वो दोनों तो घायल थे। उन घायलों को तो उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो भी लोग टेम्पो के अंदर बैठे हुए थे, वो सब के सब मर चुके थे। और मर भी चुके थे, साथ ही उस टेम्पो के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। इसीलिए कटर मशीन के माध्यम से उस टेम्पो को अलग अलग हिस्सों को काटा गया और कटवाने के बाद उनकी लाशों को बाहर निकाला गया। जब लाशों को बाहर निकाला जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है, तो तलाशी ले जाने के बाद पता चलता है कि इनके जो आधार कार्ड होते हैं, उस आधार कार्ड पर एक मरने वाला दूल्हा जिसका नाम विशाल होता है, उसके पिता खुर्शीद अंसारी होते हैं, उसके मौसा मुमताज और रूबीना, और जो इसकी मौसी होती है बहन उसकी मुशरफ होती है, जो फुफेरी बहन होती है। खुशी यानी कि जो उसकी दुल्हन होती है, अजय सिंह जो कि ड्राइवर होता है। जितने भी लोग उस टेम्पो के अंदर बैठे हुए थे, सब के सब मारे जाते हैं। और इस बात की खबर जब घर पहुंचती है तो घर वाले इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन को आखिरकार मुंह दिखाई में क्या देना है। और अगले ही दिन दावत का प्रोग्राम था, उसमें किस किस को बुलाना है। जो आसपास के घरों की महिलाएं थी, आसपास के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने ये तय कर रखा था कि जब दुल्हन को देखने के लिए जाएंगे तो उसके मुंह दिखाई में ये देंगे। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद दूल्हा और दुल्हन, उसके परिवार के बाकी लोग पहुंचते हैं,
उन 7 लाशों की खबर सुनने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितने लोग कितनी कैसे कैसे किस्मत लेकर के आते हैं। 15 साल पुरानी जो दोस्ती होती है, उस दोस्ती की वो मिसाल बनाना चाहते थे, उसे रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि ऐसा हो सकता है। हालांकि लड़के यानी दूल्हे को आभास हो चुका था, क्योंकि वो अपनी उस बारात को लेकर के झारखंड नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि दिल्ली से ही बारात विदा हो जाए। लेकिन लड़की के नाना की कहना था कि लड़की अगर वहां से विदा होकर के आएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। समाज को देखने के लिए उन्होंने जिस तरीके की प्लानिंग करी थी, बाकी जो होते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा खौफनाक होता है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है, साथ ही जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उधर जब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, तो वो इस मामले में ट्वीट करते हैं, परिवार के प्रति बहुत संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया जाता है कि परिवार के आर्थिक मदद भी करी जाएगी, जो भी संभव हो सकेगा वो मदद करी जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली सच्ची किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।